अब हम जो आपकी इलेक्ट्रिकल की बुक है उसके इंग्लिश मीडियम में देखेंगे। इसमें भी 5 चैप्टर हैं। पहला है ओवर करंट, दूसरा आपका टूल्स वाला चैप्टर है, तीसरा है मिक्सर और गीजर का, उसके बाद है अपना ओवन, और लास्ट का है वर्क प्लेस पे अपन हेल्थ और सेफ्टी का मेजर कैसे करेंगे। इसमें हम देखेंगे नीड फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस की जो प्रोटेक्शन डिवाइस होती हैं उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। इसमें देखेंगे हम द वैन करंट फ्लो इन ए कंडक्टर इट जनरेटेड हीट। जब हम जो कंडक्टर होता है उसमें करंट फ्लो होता है तो वो क्या जनरेट करता है, हीट। द लार्जर द अमाउंट ऑफ करंट फ्लो, जब ज़्यादा मात्रा में करंट का फ्लो होता है, द होटर द कंडक्टर ऑफ मेटल ऑफ ए वायर गेट्स, तो जो वायर होता है वो क्या करता है, हीट, जिससे इट विल बी डैमेज एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, जिससे जो अपने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट यानी जो उदाहरण वो उपकरण है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, ओवर करंट। ठीक है, अब उसके बाद में अपन देखेंगे जो वायर होते हैं उन वायरों की जो रेटिंग है उनकी साइज के अनुसार होती है। ठीक है, जैसे कि अपन साइड में देख पा रहे हैं, इसमें जो 15 एम्पियर का जो करंट है वो 14 गेज के वायर में होता है। जो 14 गेज है इसकी क्या होती है, साइज। ठीक है, जैसे 12 गेज है तो 12 गेज की 20 एम्पियर होती है, लेकिन अपने एग्जाम में ये नहीं आएंगे तो अपन इनको याद नहीं करेंगे। उसके बाद में अपन देखते हैं जो ओवर करंट की जो प्रोटेक्शन डिवाइस होती हैं। ठीक है, जैसे कि अपने सर्किट ब्रेकर हो गया, फ्यूज हो गया, ये किसके काम आती है, आर यूज टू प्रोटेक्ट सर्किट एलिमेंट। जो सर्किट होता है उस सर्किट में जितने भी तत्व होते हैं उनके काम आती है। ठीक है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो ये है अपने क्या है, फ्यूज। ठीक है, इसमें डीसी फ्यूज भी है और अपना एसी फ्यूज दोनों ही हैं। उसके बाद देखते हैं कि ओवर करंट इज कॉज्ड ड्यू द फॉलोइंग रीजंस। मतलब जो ओवर करंट के होते हैं वो मेन 3 रीजन होते हैं। कौन कौन सा, ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट और एक होता है आपका अर्थिंग फॉल्ट, जो अपन हिंदी में काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हम पहले देखेंगे ओवरलोड। तो ओवरलोड क्या होता है, एन ओवरलोड occurs when multiple devices are operate using a single power socket। यानी कि अगर सिंगल जो आपकी पावर सॉकेट है उससे मल्टीपल डिवाइस यानी एक से अधिक डिवाइस जुड़ जाती हैं तो वो क्या होता है, और एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज मेड टू वर्क हार्डर। ठीक है, तो उससे जो अपने इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट हैं वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो इसके लिए अपन अलग अलग उपकरण के अलग अलग जो स्विच होता है उसका यूज करते हैं। लेकिन अगर एक ही स्विच से
अपन बहुत सारे उपकरण जोड़ दें तो वो क्या हो जाता है, ओवरलोड। जैसे कि अपन देख रहे हैं ये इमेज है, इस इमेज के अंदर एनर्जी मीटर है। तो एक ही एनर्जी मीटर से लैंप भी है, फ्रिज भी है, ओवन भी है, जूसर भी है, केटली भी है, वॉशिंग मशीन है। तो एक ही मीटर से जुड़े हुए हैं तो इसके जलने की संभावना, खराब होने की संभावना क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। तो ये अपन ने क्या देखा, ओवरलोड, यानी कि जितना लोड चाहिए उससे अगर ज़्यादा लोड हो जाता है उसको बोलते हैं अपन ओवरलोड। ठीक। दूसरा है अपना शॉर्ट सर्किट। इस शॉर्ट सर्किट occurs when there is a direct but, मतलब इसमें जो कनेक्शन बिटवीन लाइन टू लाइन और लाइन टू न्यूट्रल कंडक्टर, यानी इसमें जो कनेक्शन होता है वो या तो लाइन लाइन होता है या फिर लाइन टू न्यूट्रल जो कंडक्टर्स होता है। यानी इसके अंदर जो कंडक्टर्स होते हैं, दो वायर जाते हैं, वो आपस में या तो भिड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट, अपन देखेंगे जो शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट कैन जनरेटेड वेरी हाई करंट। यानी कि जो शॉर्ट सर्किट जब हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या जनरेट करता है, करंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जिससे अपने घर के उपकरण हैं वो जल जाते हैं। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। अगला हम देखेंगे, अगला है अपन का अर्थिंग फॉल्ट। अर्थिंग फॉल्ट क्या होता है, जो एन earthing fault occurs when an electrical current flow from a conductor to earth through a conducting path। यानी कि जब अपने अर्थिंग फॉल्ट आता है तो वो क्या करता है कि एक रास्ता अपने जो ज़मीन होती है, ज़मीन से होके गुजार देता है। ये अपने क्या होता है, अर्थिंग फॉल्ट। सब में आपको एक एक दो दो लाइनें ही याद करनी है, ज़्यादा याद नहीं करना। ठीक है, रिवीजन का टाइम है, ज़्यादा अपन को नहीं करना है। जो एक एक दो दो लाइन है वही अपन को याद करनी है। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं कि जो ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी कि जो अपन के करंट की जो ओवर करंट है उसकी जो प्रोटेक्शन यानी जो सुरक्षा डिवाइस है वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे फ्यूज। ये आप जो डिस्प्ले पे देख रहे हो ये फ्यूज है, डीसी फ्यूज। ए फ्यूज इज ए सिंगल यूज डिवाइस, यानी कि जो फ्यूज होता है वो सिंगल यूज की डिवाइस होता है। द हीट प्रोड्यूस बाई एन ओवर करंट कॉज द करंट कैरिंग एलिमेंट टू मेल्ट देयर बाई ओपनिंग द सर्किट। यानी कि जब हीट ज़्यादा होती है ओवर करंट के कारण, तो जो करंट को ले जाने वाला जो एलिमेंट है, जो उसके अंदर तार लगा होता है, वो तार क्या हो जाता है, मेल्ट। मेल्ट यानी जल जाता है। ठीक है, देयर बाई ओपनिंग द सर्किट, जिससे जो अपना सर्किट है वो ओपन हो जाता है और अपने उपकरण सेव हो जाते हैं। इट डिस्कनेक्ट द लोड फ्रॉम द सोर्स वोल्टेज, यानी कि जो अपना सोर्स वोल्टेज है उससे अपना जो लोड है वो डिस्कनेक्ट यानी हट जाता है। ठीक है, जिससे अपने सारे उपकरण सेव हो जाते हैं। ये अपना डीसी फ्यूज है जो भी अपन दोनों तीनों देख पा रहे हैं। ठीक है, इसमें और अपन को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अपने घरों में यूज होने वाला ये फ्यूज है। इसके अंदर जो आप तार देख पा रहे हो, यही तार अपना क्या कहलाता है, फ्यूज एलिमेंट। जो ज़्यादा करंट आने पर क्या हो जाता है, ओवर करंट होने पर
मेल्ट हो जाता है, यानी कि जल जाता है। ठीक है। उसके बाद अपन में अगर डीसी और एसी दो तरह के अपने फ्यूज होते हैं। अगर फ्यूज के प्रकार पूछ ले तो एसी और डीसी अपन को क्या रखने हैं, फ्यूज। ठीक। अगर वो पूछे वर्किंग प्रिंसिपल फ्यूज के सिद्धांत की बात करें तो देखो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है। इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर जो फ्यूज का सिद्धांत काम करता है, क्योंकि जब गर्म हो जाता है वो पिघल जाता है, जिससे अपने उपकरण सेव हो जाते हैं। तो इसलिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। व्हेन एवर ए शॉर्ट सर्किट, ओवर करंट और mismatches load connection occurs, the thin wire inside the fuse melt glowing through it। यानी कि जब ओवर करंट होता है या फिर शॉर्ट सर्किट होता है या मिसमैच लोड हो जाता है, तो अपने अंदर जो फ्यूज के अंदर जो थिन वायर यानी पतला वायर लगा होता है, द फ्यूज मेल्ट, यानी कि वो फ्यूज जल जाता है। बिकॉज ऑफ द हीट जनरेटेड, क्योंकि उसमें क्या होती है, हीट जनरेटेड होती है, जिससे उसमें हैवी करंट जाता है और वो तार चल जाता है। ठीक है। अपन को इसमें इतना याद रखना है, ज़्यादा याद रखना नहीं है। तो फ्यूज मैंने बताया था आपके दो तरह के होते हैं, तो एसी फ्यूज, एक डीसी फ्यूज, बस ये दो ही चीज़ इसमें आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद अपन आता है एमसीवी। एमसीवी होती है, सबसे पहले इसकी अपन फुल फॉर्म याद करेंगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीवी। ठीक है। अब इसमें अपन देखते हैं कि द वर्ड मिनिएचर मीन्स वेरी स्मॉल, यानी कि जो ये मिनिएचर शब्द का अर्थ होता है वो होता है वेरी स्मॉल, यानी कि बहुत ही छोटा। एंड सर्किट ब्रेकर मीन्स ए प्रोटेक्शन डिवाइस, और जो सर्किट ब्रेकर का मतलब होता है वो होता है प्रोटेक्शन डिवाइस, यानी कि सुरक्षा उपकरण। इट डिजाइन टू ओपन एंड क्लोज ए सर्किट, ये मतलब ऐसे डिजाइन होता है जो ओपन करने के काम और क्लोज करने, यानी कि चालू करने और बंद करने के काम में आता है। जैसे अपनी चटकनी होती है जिसको अपन स्विच बोलते हैं, इसी प्रकार से एमसीवी कार्य करती है। ठीक है। इसमें और अपन को इतना टाइम नहीं कि अपन ज़्यादा याद करें, बस इतना ही आप याद कर लें। एक चीज़ अपन को याद रखनी है, जो इसके भाग हैं, जो इसके पार्ट्स हैं, कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अपन को सिर्फ वही याद रखने हैं। इतना टाइम नहीं है कि अपन अंदर की पूरी चीज़ें याद कर सकें। ठीक है। तो अपन इसके अंदर के भाग देखते हैं। इनकमिंग टर्मिनल होता है, कॉपर की ब्रेड होती है, एक आर्क क्लच होता है इसके अंदर। ठीक है। और अपन इसके अंदर देखते हैं कि मैग्नेटिक कॉयल होती है। हाँ। फिर उसके अपन बात करते हैं मोटर। मोटर क्या होता है कि मोटर जो होता है, एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए रोटेटिंग डिवाइस। ठीक है। जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो कौन सी डिवाइस होती है, रोटेटिंग। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में बदलती है, आपके मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट्स कॉल्ड मोटर। ठीक है। एंड वन पार्ट इज स्टैटिक पार्ट एंड वन पार्ट इज रोटेटिंग पार्ट। फिर अपन देखते हैं पार्ट्स ऑफ मोटर, की मोटर के भाग कौन कौन से होते हैं। मोटर इज एन इलेक्ट्रिकल मशीन विच इंक्लूड स्टेशनरी एंड रोटरी पार्ट्स, यानी एक तो इसमें स्थायी भाग होता है और एक होता है घूमने वाला। ठीक है। द वरिस्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर ऑफ आर्मेचर। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर जो आर्मेचर होती है। तो आर्मेचर क्या है कि जो वाइंडिंग होती है वो क्या होता है, आर्मेचर जो एक साफ्ट के ऊपर लगी रहती है। ठीक है। दूसरा आता है अपना स्टेटर। स्टेटर के अंदर चुंबक लगी रहती है, वाइंडिंग होती है, और जो अपना आर्मेचर होता है वो इसके अंदर सेट होता है।
ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अगर करंट दो प्रकार का होता है तो अपने मोटर भी कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की। ये चीज़ अपन को याद रखनी है। तो दो प्रकार की मोटर कौन कौन सी हो जाएगी, डीसी मोटर, और एक हो जाएगी आपकी एसी मोटर। लेकिन एक मोटर होती है जो स्पेशल मोटर होती है। वो स्पेशल मोटर क्या होती है कि अपने विशेष काम के लिए यूज ली जाती है। ए मोटर ऑपरेटेड ऑन द एसी और डीसी पावर सप्लाई। जो मोटर होती है वो एसी सप्लाई पे भी चलती है और डीसी सप्लाई पे भी चलती है। देखो दोनों तीनों मोटर में तीन चार लाइन है, वो तीन चार लाइन ही लिखनी है और वो भी क्या है, सेम। जैसे अपन डीसी मोटर की बात करें, डीसी मोटर रिक्वायर डीसी सप्लाई, यानी कि जो डीसी मोटर होती है उसके लिए क्या ज़रूरी होती है, डीसी सप्लाई फॉर देयर ऑपरेशन, मतलब उसको चलाने के लिए। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल, उसके कार्य करने का सिद्धांत होता है कि वहन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ए प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। वहन ए करंट यानी कि जब एक करंट कैरिंग यानी ले जाया जाता है कंडक्टर यानी चालक के द्वारा, ए प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर। तो जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर अपन करंट को ले जाते हैं तो वो एक फोर्स यानी बल का अनुभव करता है जिसे अपन टॉर्क कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार अपन की सेम परिभाषा किसकी है, एसी मोटर की। तीन लाइन अपन को याद रखनी है। एसी मोटर में भी वही सेम है। एसी मोटर रिक्वायर एन एसी सप्लाई फॉर देयर ऑपरेशन, यानी एसी मोटर को चलाने के लिए कैसी सप्लाई चाहिए, एसी सप्लाई। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल, वो कैसा कार्य करता है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब एक कंडक्टर को जो करंट ले जाता है उसको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, दिस करंट अप्लाइंग कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स, जो एक फोर्स को अप्लाई करता है उससे अपन क्या बोलते हैं, टॉर्क। तो दोनों की सेम परिभाषा है, सिर्फ एक ही लाइन अलग है। एसी मोटर रिक्वायर एन एसी सप्लाई, डीसी मोटर रिक्वायर एन डीसी सप्लाई। फिर अपन देखते हैं कि जो एसी मोटर होती है वो दो प्रकार की होती है, सिंक्रोनस मोटर, एक होती है अपनी एसिंक्रोनस मोटर। तो देखो सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, द सिंक्रोनस मोटर इज ए टाइप ऑफ मोटर इन विच द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द रोटर इज सेम एज द रोटेटिंग स्पीड, यानी कि जो रोटर की स्पीड है और जो रोटेटिंग की स्पीड है वो क्या होती है, लगभग सेम। कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जैसे द रोटेटिंग स्पीड इज 1000 रोटेशंस पर मिनट, तो आरपीएम, आरपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, रोटेशन पर मिनट। और रोटर इज रोटेटिंग इन ए नियरली इक्वल स्पीड ऑफ 998, ठीक है, 998, यानी कि 1000 और 998 दोनों सेम ही तरह की स्पीड होती है, लगभग ज़्यादा अंतर नहीं है। तो दोनों की अगर समान गति चल रही है तो सिंक्रोनस मोटर, और इसमें ही आप लिख देना अगर उनकी असमान गति हो, एसिंक्रोनस मोटर इज ए टाइप ऑफ मोटर इन विच द रोटेटिंग स्पीड ऑफ द रोटर इज लेस देन द रोटेटिंग स्पीड, यानी कि जो रोटर की स्पीड है और जो रोटेटिंग स्पीड है वो दोनों अगर अलग अलग हों तो वो क्या होता है, आपकी एसिंक्रोनस मोटर। जैसे कि अपन के रोटर की 1000 है और रोटेटिंग स्पीड 800 है, तो अंतर हो गया ना दोनों में 200 का। इसी प्रकार इन दोनों में अंतर होता है, वही क्या कहलाता है, एसिंक्रोनस मोटर। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं स्पेशल मोटर। स्पेशल मोटर क्या है कि स्पेशल मोटर, दीज मोटर आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क, यानी कि ये मोटर एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन की जाती है। कोई ज़रूरी काम है, स्पेशली काम होता है उसके लिए, जैसे रोबोटिक, तो रोबोट बनाने के लिए इन मोटरों का यूज होता है। ठीक है। और कुछ स्पेशल मोटर होती हैं, सम स्पेशल मोटर कैन रन ऑन बोथ एसी एंड डीसी पावर सप्लाई, यानी कि कुछ स्पेशल मोटर होती हैं जो एसी और डीसी पावर सप्लाई दोनों पर काम करती हैं। सम एग्जाम्पल फॉर स्पेशल मोटर आर यूनिवर्सल मोटर, स्टेपर मोटर एंड सर्वो मोटर, यानी कि कुछ उदाहरण हैं अपने स्पेशल मोटर के जिनमें अपन की स्पेशल वो यूनिवर्सल मोटर है, स्टेपर मोटर है एंड सर्वो मोटर आती है। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो यूनिवर्सल मोटर वर्क्स
ऑन बोथ एसी एंड डीसी एज सो इन फिगर 1.31। यानी कि जैसे अपन को दिखाया गया है, यह एसी और डीसी दोनों पर काम करती है, उसे अपन यूनिवर्सल मोटर कहते हैं, जो मिक्सर, ग्राइंडर और ड्रिल मशीन में काम आती है। ठीक है, थोड़ा अपन जल्दी करेंगे, समझ में नहीं आया दोबारा देखना। स्टेपर मोटर इज यूज्ड इन रोबोट एंड in cases where an angular rotation of the motor shaft is needed। यानी कि स्टेपर मोटर का उपयोग रोबोट बनाने और वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर एंगुलर रोटेशन चाहिए, यानी कि कोणीय, अपन को जैसे चाहिए कि 45 डिग्री पर अपन को एंगल पर घूमना है तो उतना ही घूमे। जैसे अपने कार के वाइपर देखे होंगे, पानी गिरने पर सिर्फ इतना ही घूमता है, उससे एक्स्ट्रा नहीं घूमता। देखो अपन आगे की बात करें तो आगे अपन वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मोटर पढ़ेंगे, यानी जो मोटर के सिद्धांत। मोटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि आपकी जो मोटर होती है वो the electromagnetic inductor implies that when a current carrying conductor is placed in a magnetic field such that the direction of current in a conductor is perpendicular to the magnetic field। यानी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र में एक करंट ले जाने वाले कंडक्टर को रखा जाता है टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कंडक्टर परपेंडिकुलर, तो फिर जब चुंबकीय क्षेत्र में हम उस कंडक्टर को रखते हैं तो वो मूव करता है कैसे, परपेंडिकुलर। और देन द कंडक्टर एक्सपीरियंस ए फोर्स, जो कंडक्टर होता है, चालक होता है, एक बल का अनुभव करता है। ठीक है, जो कंडक्टर द फोर्स कॉज द कंडक्टर टू मूव, जो कंडक्टर को घुमाने में मदद करता है। और अपन को इससे ज़्यादा इसमें याद नहीं रखना है। एक दो बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं जब भी आपको टाइम मिले। ठीक है, अगर अपन इसके देखो डायग्राम की थोड़ा सा बात कर लें तो इसमें देखो एक तरफ तो नॉर्थ चुंबक होती है, एक तरफ साउथ चुंबक होती है। जब इसमें बीच में जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर को रखा जाता है तो एक कंडक्टर क्या है, एन को मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है और साउथ से मूव नॉर्थ की तरफ उसको मूव करवाता है एक मैग्नेटिक फील्ड में। ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो एक दूसरे को अपनी तरफ फेंकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जो इसका थंब है वो थंब किसकी ओर इशारा करता है, फोर्स की तरफ, और इसकी जो दूसरे नंबर की उंगली है वो मैग्नेटिक फील्ड को, और जो इसकी बीच वाली उंगली है वो किसको दर्शाता है, करंट की दिशा को। ठीक है, तो ये फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, एक दो बार आ चुका है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। उसके बाद अपन ने पढ़ा था कि आरपीएम क्या होता है। आरपीएम आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट, जो मोटर की गति को क्या करता है, दर्शाता है। इट इज ए स्पीड मेजरमेंट यूनिट फॉर ऑल द रोटेटिंग मशीन। जितने भी घूमने वाली मशीन होती हैं उनमें गति को नापा जाता है आरपीएम के द्वारा। यहाँ पे आपका एक चैप्टर ख़त्म हुआ। उसके बाद अपन चैप्टर देखते हैं दूसरा, टूल्स एंड इक्विपमेंट। बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है, अपने हथौड़ा, प्लास, पेचकस वगैरह के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। जो अपने इलेक्ट्रिकल के जो इक्विपमेंट होते हैं वही ये होते हैं। जैसे पहला है इसमें मल्टीमीटर। मल्टीमीटर इज ए यूजफुल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो मल्टीमीटर होता है वो बहुत ही यूजफुल यानी प्रयोगशाली, मेजरिंग यानी मेजर करने वाला, नापने वाला क्या है, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इट इज़ ए मल्टीपल पोजीशन। इसके अंदर जो स्विच होता है उसकी मल्टीपल पोजीशन होती है। जैसे कि एक नो इसमें वोल्ट मीटर है, एमीटर है, ओम मीटर है। ठीक है, इसमें अपन क्या अपनी चॉइस के अनुसार एसी और डीसी पर उस नोब को क्या कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं। ठीक है, अपन अभी एक डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि मल्टीमीटर कैसे कार्य करता है।
देखो ये मल्टीमीटर है, इसी मल्टीमीटर में एक तरफ वोल्ट है, एक तरफ एमीटर है, एक तरफ ओम है, एक तरफ एसी है, एक तरफ डीसी है, और ये बीच में एक बटन है जिसमें जिस तरफ भी तीर का निशान होगा वही उसकी क्या बताएगा, नाप बताएगा। और जो ऊपर आपको डिस्प्ले दिख रही है, इस डिस्प्ले के अंदर जो भी नाप आएगी या फिर जो भी मेजरमेंट आएगा वो इस डिस्प्ले में शो होगा। ठीक है, इसमें दो तार लगे होते हैं, एक कॉमन वायर होता है और एक इसका मेन वायर होता है। ठीक है, ये इसका और प्रैक्टिकल है जो अपन के कोई काम का नहीं है। ठीक है, इसके बाद में अपन आते हैं अगला जो अपना औजार है, टूल्स है, वो है अपना ट्लाइन टेस्टर। ठीक है, जिसे फेज टेस्टर भी बोलते हैं। ये क्या काम आता है कि करंट को चेक करने की, करंट कहाँ पे आ रहा है और नहीं आ रहा। ए फेज और लाइन टेस्टर इज ए टूल यूज्ड टू आइडेंटिफाई और टेस्ट द फेज ऑफ लाइव वायर कंडक्टर। यानी कि अपन लाइव वायर कंडक्टर यानी कि करंट आ रहा है या नहीं आ रहा उसको चेक करने के लिए ये एक क्या है, टेस्टर है। ठीक है, और इसमें अपन को ज़्यादा याद नहीं करना है। एक इसमें अपन देखेंगे, इसके अंदर नियॉन बल्ब लगा रहता है। ठीक है, नीचे नीचे की जो इसकी निब है, ये निब जो रॉड है, इस रॉड पर जैसे ही अपन करंट को टच करते हैं तो इसमें बल्ब जलने लग जाता है और फिर अपन को पता लग जाता है कि इसके अंदर करंट आ रहा है या करंट नहीं आ रहा। अपन अब अगला जो अपना वो है, बिना टाइम गवाए अगला उपकरण देखते हैं। अपना जो एक दो पॉइंट हैं आप इनको याद कर लेना, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है इसके अंदर। जैसे नियॉन बल्ब होता है, इसमें जो एलिमेंट होता है नीचे, ठीक है, ऊपर एक स्क्रू लगा रहता है, इसमें स्प्रिंग होती है। ठीक है, अगला है आपका टोंग टेस्टर और क्लैंप मीटर। देखो क्लैंप यानी होता है टांगना। ठीक है, तो इस ये क्या है, ये भी एक तरह का मल्टीमीटर होता है। जो एक क्लैंप मीटर इज ए टूल फॉर मेजरिंग करंट फ्लोइंग ए वायर। इट डज नॉट रिक्वायर कटिंग द वायर ऑफ मेजर करंट एज रिक्वायर्ड इन ए मल्टीमीटर। इट डज नॉट नीड टू बी कनेक्टेड टू द सर्किट टू रीड करंट। ज़्यादा नहीं रखना, बस इतना ही याद रखना है। देखो इसका मतलब होता है एक क्लैंप मीटर इज ए टूल, ये एक टूल है जो मेजरिंग करंट फ्लोइंग इन ए वायर, जो तार होता है उसमें करंट को नापने का काम करता है। इट डज नॉट रिक्वायर कटिंग द वायर, इसमें वायर को काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला है अपना कॉमन प्लायर। देखो वो सॉरी कॉम्बिनेशन प्लायर, प्लायर यानी होता है प्लास। अपन उसमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है, जैसे पीछे पे हैंडल लगा होता है, वो इंसुलेशन का होता है, मतलब ग्रिप पकड़ने के काम में आता है जिससे करंट नहीं आए। आगे का जो इसका भाग होता है जो यानी जबड़े की तरह होता है। बीच में पाइप की जो कसने की ग्रिप की तरह होता है, कोई भी चीज़ अपन फंसा के उसको टाइट पकड़ सकते हैं। पीछे वाला हिस्सा अपन देख पा रहे हैं, ये किसकी तरह होता है, कटर की तरह, मतलब कुछ भी काटने के काम आता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, प्लास। अगला है अपन का ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन क्या होती है, ड्रिल बिट्स द कटिंग टूल्स यूज टू ड्रिल होल्स। यानी कि यह एक कटिंग टूल होता है जिसका यूज ड्रिल होल्स मतलब छेद करने के काम आता है। इसमें निब वगैरह बिट वगैरह होती है, बस इतना ही आपको याद रखना है। अगला है आपका सोल्डरिंग आयरन, ये इंपॉर्टेंट है। सोल्डरिंग इज डन टू जॉइन द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जिसे अपन पीसीबी बोलते हैं। आपने हरी हरी प्लेट देखी होगी जिसके अंदर अपन इक्विपमेंट लगा के, जैसे टीवी में, मोबाइल चार्जर वगैरह में, वो उसको बोलते हैं अपन पीसीबी प्लेट। तो उनमें जो सर्किट होते हैं उनको जॉइंट करने के काम आती है। इट इज़ कॉमन प्लेस टू कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टू पीसीबी फॉर सोल्डरिंग। मतलब उसमें जो अपने कंपोनेंट होते हैं, उपकरण होते हैं, उनको पीसीबी में जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट है वायर्स, और एक एक पेस्ट आता है जिससे जो पकड़ है उसकी मजबूत होती है। ये सोल्डरिंग पेस्ट और वायर्स के काम आते हैं। अपन को और ज़्यादा याद नहीं रखना, इतना ही याद रखना है। अब अपन आगे चलते हैं। एक इसमें मेगर मीटर। देखो मेगर मीटर होता है, इट इज़ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन एंड अर्थ।
यह धरती का प्रतिरोध नापने और जो इंसुलेशन होता है उसको नापने के काम आता है। बस इतना ही इसके अंदर अपन को याद रखना है, 2 लाइन। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं इसमें हल्के फुल्के उपकरण हैं, आप इनको देख लेना, आपके लिए पीडीएफ डाल दी है मैंने। एक इसमें देखो वायर लंग्स होते हैं। वायर लंग्स क्या होते हैं? वायर लंग्स आर कनेक्टिंग टर्मिनल्स यूज टू कनेक्ट द कंडक्टर वायर टू द एक्सटर्नल सर्किट। यानी कि जो इसमें लंग्स होते हैं ये क्या है कि तार को, उसकी जो पकड़ होती है उसको मजबूत बनाने का काम करते हैं। ठीक है। इसकी जो साइज होती है वो अलग अलग होती है, अलग अलग वायर के हिसाब से होती है। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं वायर स्ट्रिपर। वायर यानी होता है तार, स्ट्रिपर यानी होता है उसको छीलना। ए वायर स्ट्रिपर इज ए पोर्टेबल हैंड हेल्ड टूल्स यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस फॉर रिमूविंग द प्रोटेक्शन ऑफ वायर। यानी जो तार के ऊपर जो कवर सा होता है उसको छीलने का काम कौन करता है? आपका स्ट्रिपर। ठीक है। उसके बाद अपने देखो रिंच आती है। सबको पता है उपकरणों के बारे में, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। अपने घरों में रहती है, 2-4 लाइनें अपनी तरफ से बना के, जैसे रिंच होती है। रिंच में आगे का हिस्सा थोड़ा जबड़े से जबड़े की तरह होता है जिससे पकड़ मजबूत होती है। एक नट लगा होता है, उससे अपन क्या करते हैं उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला जैसे हैमर है, हथौड़ा, सबको पता है इसमें हैंडल होता है, ग्रिप होता है, आगे ठोकने के काम भी आता है। ठीक है। तो ये अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं मिक्सर एंड ग्राइंडर की रिपेयर एंड गीजर के बारे में। ठीक है। ये आपका तीसरा चैप्टर है, 2 कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसमें देखो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मिक्सर एंड गीजर की। अब मिक्सर हमको पता है कि इन योर डे टू डे लाइफ्स, मतलब ज़िंदा रहने के लिए अपन को ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चाहिए। वी यूज वेरियस एप्लीकेशंस विच मेक्स योर वर्क इजी। मतलब अपन बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस यूज लेते हैं जो अपने काम को क्या बनाते हैं? आसान। वेरियस इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंस सच एज जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर एंड गीजर्स आर यूज्ड एट होम। मतलब कुछ ऐसे उपकरण होते हैं इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो अपने घरों में काम आते हैं, जैसे कि जूसर है, मिक्सर है और क्या है? ग्राइंडर। ठीक है। ए मिक्सर ग्राइंडर इज ए यूजफुल होम एप्लियंस। मतलब घरों में मिक्सर ग्राइंडर बहुत ही क्या होता है? यूजफुल। इट इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग एंड ग्राइंडिंग फूड। ये इट इज़ यूज यानी ये उपयोग आता है मिक्सिंग, मिक्स करने के, और ग्राइंडिंग यानी उसको काट के बिल्कुल महीन करने के काम आता है। ठीक है। अपन ने ये चीज़ पढ़ लिया। अब इसके बाद अपन इसके जो भी इसके पार्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे, इसके जो जार हैं उनके बारे में देखेंगे, इसमें जो ब्लेड लगे हुए होते हैं उनके बारे में देखेंगे। इसमें टाइप्स ऑफ मिक्सर, पहला है स्टैंड मिक्सर। स्टैंड मिक्सर अपन चित्र में देख पा रहे हैं, यह एक स्टैंड की तरह है। ठीक है। इट कंटेन्स अटैचमेंट सच एज whisk, beater and dot hook to mix different types of ingredients. A type फिर दूसरा है इसके अंदर हैंड मिक्सर। हैंड मिक्सर जो अपन हाथ में लेके यूज करते हैं वो होता है अपना हैंड मिक्सर। ठीक है। उसके बाद में अपन तीसरे अगर मिक्सर की बात करें तो तीसरा मिक्सर होता है इसके अंदर स्पाइरल मिक्सर। स्पाइरल मिक्सर है, उसका भी यूज अपन किस में करते हैं? ग्राइंडर और मिक्सर में यूज करते हैं किसी भी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए। अगला है प्लेनेटरी मिक्सर और एक है डो आटा मिक्सर। अपन को इसके पांचों नाम तो बिल्कुल रट लेने हैं और उनमें एक एक दो दो लाइन अपन को लिख देनी है। और नहीं आए तुम पे याद तो इसमें कॉमन ही लिख देना। जैसे मतलब मिक्स करने के, ग्राइंड करने के कार्य में आता है। अगर अपन पार्ट ऑफ मिक्सर की बात करें तो सबसे पहला है लेड। इट इज़ कवरिंग कैप ऑफ जार, मतलब जार को ढकने के काम आता है। इट इज़ यूजली मेड ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। अधिकतर जो ये बना होता है वो किसका बना होता है? प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं इसका दूसरा भाग है जार। इट इज़ कंटेनर वेयर द रॉ मटेरियल टू बी ग्राइंड इज पुट। यानी कि जहाँ पर कच्ची सामग्री पीसने के लिए रखी जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं? जार। दिस जार आर टू टाइप्स बेस्ड ऑन द मटेरियल। मतलब जो जार है मटेरियल के हिसाब से होते हैं, मटेरियल तरल है या फिर सूखा। दे ग्राइंड लिक्विड
जार एंड ड्राई ग्राइंडिंग जार, यानी कि सूखा जार मतलब सूखे चीज़ों को पीसने का जार और गीली चीज़ों को पीसने के जार के काम आता है। अब देखो अपन पहले जार की बात करते हैं, क्या है, लिक्विडिंग ए ब्लीडिंग जार। ठीक है, द जार ग्राइंड द रॉ मटेरियल प्रोडक्ट लिक्विड सच एज फ्रूट जूस। मतलब जो लिक्विड वाला जार होता है वो किसके काम आता है, जो कच्ची सामग्री के काम आता है, जूस वगैरह के काम। ठीक है, लिक्विड के काम। अगला है अपना ड्राई लिक्विड। दिस जार ग्राइंड द ड्राई रो मटेरियल विच प्रोडक्ट पावर्ड फ्रॉम ऑफ द सप्लायर इंटीग्रेटेड सच एज स्पाइसी। मतलब ये सूखे मसालों का पाउडर बनाने के काम आता है। अगला है उसका ब्लेड। ब्लेड होते हैं, द ब्लेड्स आर कॉमनली मेड ऑफ स्टील विद शार्प एज। यानी कि जो इसके ब्लेड होते हैं वो कैसे होते हैं, स्टील के बने हुए होते हैं और शार्प, शार्प यानी बिल्कुल तीखे होते हैं, जो किसी भी चीज़ को काटने के काम आते हैं। दे आर यूज टू क्रश द रॉ मटेरियल्स, यानी जो कच्ची सामग्री होती है उसको क्रश करने के, महीन करने के काम आता है। दे आर फिटेड एट द बॉटम ऑफ द जार। ये फिटेड होते हैं कहाँ पे, जो जार होता है उसके नीचे की साइड। ठीक है, ब्लेड आर कनेक्टेड टू द जार बॉटम। बस आपको इतना ही याद रखना है और याद नहीं रखना है। अब अपने जार दो हो गए तो ब्लेड भी दो होंगे, एक ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड, एक वेट ग्राइंडिंग ब्लेड। सूखे जार ओके ब्लेड और गीले जार के ब्लेड। जिसमें ज़्यादा भाग होते हैं वो वेट ग्राइंडिंग सूखे मसाले पीसता है, और वो सॉरी गीले, और उसमें जो ड्राई वाले होते हैं वो उसमें क्या होते हैं, कम ब्लेड लगे हुए होते हैं और ज़्यादा बड़े ब्लेड होते हैं। ठीक है, ये सूखे मसाले पीसने के काम में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन का अगला भाग आता है बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या होता है, इट इज़ द असेंबली ऑफ पार्ट स्टेशन एट द बॉटम ऑफ मिक्सर यूजली मेड अप टू प्लास्टिक और फाइबर। यानी कि जो इसमें जो असेंबली, सारे पार्ट्स की जो असेंबली होती है वो कहाँ होती है, बेस यूनिट के अंदर, जो कहाँ होता है, बॉटम ऑफ द मिक्सर, जो मिक्सर के निचले हिस्से में, निचले भाग में होता है। एक इसमें बटन लगा हुआ होता है जो स्पीड को कम ज़्यादा करने के काम में आता है। ठीक है, अगला है आपका ओवरलेड प्रोटेक्टर स्विच। यानी कि एक जो ओवरलोड होने पे हमको जो प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, उसको बोलते हैं OLP। ठीक है, ये बटन होता है, ओवरलोड होने पे ऑटोमेटिक ही बंद होता है। ठीक है, इसमें एक दो लाइन याद रख लेना। ओवरलोड प्रोटेक्शन आर यूज्ड फॉर द सेफ्टी ऑफ द मिक्सर ग्राइंडर बाय प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम ओवरलोडिंग। यानी कि जब ओवरलोडिंग हो जाती है तो मिक्सर को और ग्राइंडर को सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, और अपन को इसमें ज़्यादा याद नहीं करना।
अगला है मेस्टिकेटिंग जूसर, उसमें भी सेम ही है, इट इज़ वन ऑफ द कॉमन जूसर। जूस ये कॉमन तरह का जूसर है विच इज़ द अवेलेबल इन द मार्केट, जो मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ जूसर इज़ पावर्ड बाई इलेक्ट्रिसिटी, जो मतलब इसको अपन मेंटेन कर सकते हैं किससे, इलेक्ट्रिसिटी से। द जूसर रिले इज़ रोटेटिंग एंगुलर ऑफ क्रस, मतलब आसानी से ये जो वेजिटेबल होते हैं, सब्जी वगैरह और फल होते हैं, उनका जूस आसानी से निकालने के काम आता है। ठीक रखनी, ठीक, अपन को 2-3 लाइन याद रखनी, ज़्यादा नहीं रखनी। अगला है अपना साइट्रस जूसर, इट इज़ वन ऑफ द कॉमन जूसर इन द मार्केट, दिस जूसर आर मैनुअली ऑपरेटेड, मतलब जो दो जूसर थे वो कैसे थे, इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे। और ये तीसरा कैसा है, दिस जूसर आर मैनुअली ऑपरेट, यानी इनको मैनुअली ऑपरेट किया जाता है। दे यूज मैकेनिकल फोर्स, यानी कि अपन इसको हाथ से घुमाते हैं, यहाँ पे जैसे कोई फल रख दिया, फिर ऊपर का जो लीवर है, इस लीवर को दबाते हैं, तो जब फोर्स लगाते हैं तो जो फल है, सब्जी है, वो दब के और उसका क्या निकल जाता है, रस निकल जाता है। ठीक है, अगर अपन बात करें आगे पार्ट्स ऑफ जूसर की, तो उसमें पहला भाग है प्लंजर। प्लंजर दिस इज यूज टू पुश द फ्रूट एंड वेजिटेबल्स इनटू द ड्रम लिड, यानी कि जो अपन की जूसर होता है उसके अंदर जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं उनको मिक्सर की तरफ धकेलने के काम करता है। दूसरा है अपना होपर, इट इज़ फनल शेप डिवाइस यूज टू मूव मटेरियल फ्रॉम द लार्ज ब्रैकेट, यानी कि बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे होल में डालने का काम कौन करता है, होपर। ठीक है, ये छोटा जो छेद है इसके अंदर इसमें डाल सकते हैं। अगला है जूसिंग बाउल, जूसिंग बाउल होता है जिसके अंदर इट इज़ कंटेनर फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी कि इसके अंदर फ्रूट और वेजिटेबल रखे जाते हैं। जूसिंग स्क्रू, जूसिंग स्क्रू कौन सा होता है, जिससे फल और वेजिटेबल का कचूमर करके जूस निकाला जाता है। ठीक है, अगला है रोटेशन वाइपर, जो छानने के काम आता है, स्टेनर, सॉरी स्टेनर, वो किसी भी जूस से उसको छानने के काम होता है। बेस यूनिट, जिसके अंदर मोटर लगी होती है और स्पीड को कंट्रोल करने वाला बटन लगा होता है, वो होता है बेस यूनिट। ठीक है, इसमें भी OLP लगा रहता है। एक पल्प कप होता है, पल्प कप में क्या होता है, इट इज़ यूज टू कलेक्ट ऑल द वेस्ट और पल्प ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी कि इसके अंदर जो सब्जियां और फलों का जो बेस्ट पार्ट होता है उसको रखा जाता है। जूसिंग कप, इसके अंदर जो जूस होता है वो छान के जूस कप में जमा हो जाता है। ये आपका जूसर हो गया। इससे पहले अपन ने मिक्सर हो गया, ओवर करंट हो गया। ठीक है, और ये इसके बाद में अपन देखते हैं किसके बारे में, रिपेयरिंग मिक्सर ग्राइंडर है। ये नॉर्मल है, इनमें कुछ नहीं है। जैसे कि इसकी प्रॉब्लम पूछ ली कि इफ़ द बेस यूनिट फॉल्ट टू स्टार्ट, मतलब जो बेस यूनिट रहता है वो स्टार्ट नहीं होता है, तो उसमें क्या परेशानी हो सकती है। सबसे पहले अपन को स्विच देखना है, उसमें सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है, बटन चालू है या नहीं है। और जो अपनी मिक्सर ग्राइंडर है उसके अंदर अपन देखते हैं कि इसमें जो बल्ब है, बल्ब की जो इंडिकेटर लाइट है वो जल रहा है या नहीं जल रहा। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं अगला चैप्टर है आपका वाटर हीटर और गीजर। ए गीजर इन इलेक्ट्रिकल एप्लायंस यूज टू हीट वाटर इन योर हाउस होल्ड्स, यानी कि अपन के घरों में पानी को गर्म करने के लिए अपन गीजर का उपयोग करते हैं। गीजर प्रोवाइड रियल टाइम हीटिंग ऑफ वाटर, यानी कि जो तुरंत पानी को गर्म करने के लिए अपन किसका उपयोग करते हैं, गीजर का। अब अपन देखेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गीजर, मतलब जो गीजर होता है वो कैसे काम करता है। गीजर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। गीजर सिंपली कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू थर्मल एनर्जी। दिस कन्वर्जेशन इज डन यूजिंग हीटिंग एलिमेंट्स टू राइज द टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी में बदलता है। और इसके अंदर एक क्या लगा होता है, हीटिंग एलिमेंट, जो पानी को गर्म करने का काम करता है। ठीक है,
दीज हीटिंग एलिमेंट्स हैव देयर ओन थर्मोस्टेट, मतलब इन हीटिंग एलिमेंटों का अपना खुद का क्या होता है, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट में बता देता हूँ, थर्मोस्टेट स्विच इज द हीटिंग सिस्टम ऑन एंड ऑफ अकॉर्डिंग टू हीट, यानी कि यह हीट होने पर, हीट अगर जाता है तो उसको बंद कर देता है और हीट अगर कम है तो उसको चालू कर देता है। इट इज़ ए डिवाइस द ऑटोमेटिकली रेगुलेटेड टेम्परेचर, यानी ये तापमान को ऑटोमेटिक ही क्या करता है, रेगुलेट। कम है तो ज़्यादा कर देता है, ज़्यादा है तो कम कर देता है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं, इसके अंदर एक हीटर लगा होता है। ठीक है, जो पानी को, इट इज़ मेटल रोड यूज टू हीट द वाटर इन द गीजर वाटर टैंक। बस इतना ही याद रखना है कि इसके अंदर एक मेटल रोड होती है जो वाटर को गर्म करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं इनलेट। इनलेट क्या होता है कि इट इज़ मेटल पाइप यूज्ड फॉर पुटिंग द कोल्ड वाटर इन द गीजर, मतलब गीजर में ठंडे पानी को ले जाने का काम कौन करता है, इनलेट वाल्व। उसके बाद अपन देखते हैं आउटलेट। इट इज़ द मेटल पाइप यूज्ड फॉर रिलीजिंग द हॉट वाटर फ्रॉम द गीजर, यानी कि जो गर्म पानी है उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है, आउटलेट। ठीक है, आउटर केसिंग, जो इसका बाहर की कवर वगैरह होता है उसे आउटर केसिंग बोलते हैं। देखो, इसमें अगर टाइप्स ऑफ गीजर की बात करें, नॉर्मल प्लेट हीटर्स में सिर्फ 2 वायर होते हैं, इनमें एक हीटिंग एलिमेंट होता है और 2 तार लगाते ही ये गर्म हो जाता है। इम्पोर्टेंट है अपना इमर्सन हीटर, जिसको अपन को पानी गर्म करने की रॉड बोलते हैं। इसमें भी क्या होता है, सभी जो हीटिंग एलिमेंट है उसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट लगा होता है। जो चीज़ गर्म कर रही है उसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट होगा, एक थर्मोस्टेट होगा जो अपन टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। द हीटर विच नीड्स टू इमर्सन इन वाटर टू हीट। ठीक है, ये 250 वाट की समथिंग होती है और पानी को गर्म करने के काम आती है। नॉर्मल है, इसमें कोई आपको बड़ी बात नहीं है। उसके बाद में अपन देखते हैं, ये चैप्टर भी ख़त्म है, अभी अपन लास्ट देखते हैं माइक्रोवेव ओवन। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन क्या होता है, इसमें भी वही कि दिस डेज हाई टेक डिवाइस आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ, मतलब डेली अपन को जीने के लिए नए नए आविष्कार होते रहते हैं, उनमें एक आविष्कार है वो कौन सा है, अपना ओवन। ठीक है, तो अपन यहाँ से देखते हैं कि इट ट्रांसफॉर्म द इलेक्ट्रिकल, ये ऊपर की जो है जो रैमेड है इतनी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इस वजह से अपन यहाँ से देखते हैं, यहाँ से अपन का क्या है, इम्पोर्टेंट पार्ट चालू है। इट ट्रांसफॉर्म्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट, यानी कि यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदलता है। इन ए माइक्रोवेव ओवन ए पार्ट नॉन एज मैग्नेट्रॉन, मतलब माइक्रोवेव ओवन का एक पार्ट होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेट्रॉन। इज द हीट ऑफ द ओवन, जो ओवन में हीट करने का काम करता है। इट यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू प्रोड्यूस, ठीक है, अब अपन इसमें माइक्रोवेव ओवन के जो भाग हैं उनको देखेंगे। पहला है हीटिंग रूम। द हीटिंग चैम्बर ऑफ ओवन कैविटीज स्पेशली डिजाइन टू फोकस माइक्रोवेव एनर्जी ऑन टू द फूड प्लेस्ड इनसाइड, यानी कि इसके अंदर जो हीटिंग रूम होता है इसमें क्या होती है, माइक्रोवेव्स की एनर्जी होती है जो फूड को पकाने का काम करती है, जिससे जो खाना है वो गर्म हो जाता है। इस हीटिंग रूम के अंदर ही अपन कोई खाना है जो रखते हैं। अगला है माइक्रोवेव सोर्स। इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ मैग्नेट्रॉन ट्रांसफार्मर, हाई वोल्टेज कैपेसिटर एंड हाई वोल्टेज डायोड। सम कंपोनेंट ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन आर शोन इन फिगर, यानी कि इसमें माइक्रोवेव के सोर्स होते हैं जो मतलब गर्म करने के काम आते हैं। मतलब कौन कौन गर्म करता है इसको, एक तो मैग्नेट्रॉन करता है, एक ट्रांसफार्मर होता है वो करता है, एक हाई वोल्टेज का कैपेसिटर लगा होता है वो करता है। ठीक है, अब इसमें देखो एक एक चीज़ अपन देखेंगे। एक होता है इसमें कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल होता है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए टाइमर, ए पावर सेलेक्टर टू डिफरेंट ऑपरेशन बटन, यानी कि जो कंट्रोल बटन वो पैनल होता है उसके अंदर अलग अलग टाइप के बटन होते हैं जो टाइम को कंट्रोल करते हैं और अपन के जो टेम्परेचर होता है उसको भी कंट्रोल करने के काम
करते हैं। अब देखते हैं इसमें मैग्नेट्रॉन क्या काम आता है। इट इज़ द कंपोनेंट्स थ्रू विच माइक्रोवेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन द माइक्रोवेव ओवन। फॉर द रीजन इट इज़ आल्सो नोन एज द हार्ट ऑफ ए माइक्रोवेव ओवन। यानी कि इसको माइक्रोवेव ओवन का क्या कहा जाता है, दिल भी कहा जाता है, जो हीट करने का काम करता है। अगला है थर्मोस्टेट। इट इज़ डिवाइस दैट एक्टिविटीज़ व्हेन द ओवन रीच द प्रीसेट टेम्परेचर। जो थर्मोस्टेट होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होने पर अपन को टेम्परेचर को नियंत्रित करने का काम करता है। ठीक है। इनपुट वोल्टेज सप्लाई है, आपको पता है 230 वोल्टेज आती है। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, मैंने आपको बता रखा है ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करता है। ये हाई वोल्टेज आप इनको पढ़ लेना, परिभाषा को मैं समझा देता हूँ। एक रिले होती है जो प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, जो प्रोटेक्ट करने के काम करती है। ठीक है। सर्किट बोर्ड आपको बता दिया, जिसमें सारे जो इक्विपमेंट्स है वो लगे रहते हैं ओवन के, वो सर्किट बोर्ड होता है। फ्यूज होता है, फ्यूज अपन पढ़ चुके हैं, प्रोटेक्शन डिवाइस होती है, सुरक्षा करने का काम करती है। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं, ये इसका एक नॉर्मल डायग्राम है, आप इसको याद कर लेना, एक दो बार बनाना। तो ओवन का अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप इसको ऐसे की ऐसे ही छाप के आ जाना। ठीक है। अब इसके अगर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो माइक्रोवेव ओवन्स आर माइक्रोवेव्स फॉर कुकिंग फूड। मतलब इसकी जो माइक्रोवेव ओवन होता है, इसमें माइक्रोवेव्स होती हैं, वो खाने को पकाने का काम करती है। वेयर ए मैग्नेट्रॉन एक्ट्स एज द हार्ट। मतलब जो इसमें मैग्नेट्रॉन होती है वो एक तरह से हार्ट का काम करती है, जिसे माइक्रोवेव ओवन का हार्ट भी कहा जाता है। इट इज़ सोर्स ऑफ माइक्रोवेव्स मैग्नेट्रॉन सप्लाईज। तो जो इसमें माइक्रोवेव का जो हीटिंग का जो सोर्स होता है वो कौन होता है, मैग्नेट्रॉन। एंड द कंट्रोल सिस्टम रेगुलेटेड द मल्टी वोल्टेज रेगुलेशन सर्किट। मतलब उसका जो कंट्रोल सिस्टम होता है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। इसके अंदर हीटिंग एक चैम्बर होता है, अपन पढ़ चुके हैं, जो खाने को पकाने का काम करता है। तो इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं है। ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपना अगला भाग है वो है पांचवा, सेफ्टी उपकरण। और देखो, सेफ्टी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो मैं तो कहता हूँ कि जो सेफ्टी होती है, आप शूज पहनना, हाथों में ग्लव्स पहनना, कोट पहनना जिससे अपन आग से बच सकें, चश्मे लगाना और सर पे हेलमेट पहनना, तो ये सारे सेफ्टी उपकरण हैं। अपन को कहीं पे तार वगैरह लगा हो तो तार वगैरह से बच के रहना है। कोई अगर करंट लग गया है तो उसको सूखी लकड़ी से उनसे हटाना है, लोहे से नहीं हटाना है। और अगर फर्स्ट जैसे ही करंट लग के अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसको आप मुंह से हवा दे सकते हैं, उसके छाती पर ज़ोर ज़ोर से हाथों से दबा सकते हैं। तो ये चीज़ अपन इंग्लिश में बना के एक दो सेंटेंस अपन को लिख देने हैं, अगर सेफ्टी पे कोई क्वेश्चन आता है तो। वैसे कम आता है, लेकिन अगर आता है भी है तो आप बना के रख देना है। आपको जो एवं आएंगे उनमें एवं में नंबर लेने हैं सबसे ज़्यादा। फिर आपके रिक्त स्थान आते हैं, उसको आपको हिंदी में पढ़ना है। ठीक है। हिंदी में पढ़ के जो इंग्लिश में जो आंसर है, सेम हिंदी और वो दोनों सेम लाइन लिखी रहती है, तो हिंदी में सेलेक्ट करके और इंग्लिश में कॉपी में लिख देना है। तो आपके वही नंबर बहुत हो जाते हैं, 15 एक नंबर हो जाते हैं। उसके बाद आपके जो लघुरात्मक और ये क्वेश्चन आते हैं, इनमें आपको छोड़ना नहीं है एक भी। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की पहली लाइन, जैसे कि व्हाट इज़ मिक्सर, तो आपको ये नहीं लिखना है कि मिक्सर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस टू यूज़ इन होम फॉर ग्राइंडिंग वेट जूसर एंड ड्राई स्पाइसेस वगैरह। मतलब खुद से बना के जो भी है आप लिख सकते हैं। अगर नहीं आए तो इस वीडियो को एक दो बार आप अवश्य देखना, आपकी समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नहीं है। और अगर बाई चांस कुछ भी हो जाए, नहीं आ रहा, छोड़ के तो बिल्कुल नहीं आना, आप हिंदी में